हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल। आज काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रही है और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। जी हाँ, अगर आप किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, उसके सारे प्रोविजंस, जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम कॉमर्स से रिलेटेड जैसे पीजीटी कॉमर्स या एचटेट या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, और अगर यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया कब एग्जैक्ट डेट थी ये फोर्स में आया, और इससे पहले कौन सा एक्ट था। तो देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उससे पहले कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और फिर 2019 के अंदर नया एक्ट आया जिसने रिप्लेस कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। अब ये जो एक्ट है इसमें आपको दो तीन डेट जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले तो कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एक्ट बनने से पहले कोई भी मतलब एक्ट बनता है तो उससे पहले वो बिल बनता है, ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा में पास होता है और फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और फिर फाइनली जाके एक्ट बनता है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है ये पार्लियामेंट में एज ए बिल कब पास किया गया था? ये पास किया गया था 6 अगस्त 2019 को। ये डेट आपको याद रखनी है। 6 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर। फिर प्रेसिडेंट ने कब इसके ऊपर सिग्नेचर किए? जो प्रेसिडेंट है उनका असेंट मिला था इसको 9 अगस्त को, ठीक है। इसके 3 दिन बाद याद रखना, 6 अगस्त को तो ये बिल पास हुआ, 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के साइन हो गए। तो फाइनली ये एक्ट जो है वो बन गया साइन के बाद। बट ये एक्चुअल में कब से फोर्स हुआ, मतलब लागू कब से हुआ? तो ये हुआ 2020 में, 20 जुलाई 2020 में, 2020 में लागू हो गए। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है 20 जुलाई 2020 कब, जब ये एक्ट जो है वो फोर्स में आया। वैसे तीनों ही डेट याद रखना, 6 अगस्त जब बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया 9 अगस्त को, और एक्ट जो है वो फोर्स में आया 20 जुलाई 2020। अब हम बात करते हैं कि जो पहले एक्ट था 1986 वाला और अब ये जो 2019 वाला है, इसमें क्या नए चेंज है, मतलब इसके अंदर क्या मेन बातें जो है वो नए प्रोविजन, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई उनके बारे में। तो की हाइलाइट्स क्या है सीपीए 2019 की? सबसे पहला जो हाइलाइट्स है वो है ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को कवर करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक ऑनलाइन इंटरनेट पर शॉपिंग करते हैं, जो पहले 1986 वाले एक्ट के अंदर कवर नहीं थे, तो ये जो एक्ट है वो उनको कवर करता है, कवर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। उसके अलावा इसके अंदर हम ऑनलाइन मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिकली कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर किसी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो फिजिकली नहीं जा सकता कंप्लेन के लिए, तो वो अपनी जो ऑनलाइन है कंप्लेन वो फाइल कर सकता है। तो ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेन जो है उसका प्रोविजन इसके अंदर किया गया। नेक्स्ट इसके अंदर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट लाइबिलिटी का। अब ये क्या कंसेप्ट है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एनहेंसमेंट ऑफ पिक्यूनरी जुडिक्शंस। अब ये क्या है? जुडिक्शंस की मतलब ऐसे कि कोई भी मतलब एक बेचने वाला है, सेलर है, और एक कंज्यूमर है, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो किसके पास जाएगा? जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, एक स्टेट कमीशन है, एक नेशनल कमीशन है। तो इनका एरिया, जुडिक्शन का मतलब होता है कि इनका एरिया जो जुडिक्शन है कि कहां तक इनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे, कि क्या लिमिट है, उसको एनहेंस किया गया, उसमें चेंजेस किए गए इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक सीसीपीए, एक अलग से अथॉरिटी जो है वो इसके अंदर इस एक्ट के अंदर स्टेबलाइज की गई कंज्यूमर्स के राइट्स से रिलेटेड ही, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड या जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। इसकी भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। उसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड किया गया, उसके अंदर काफ़ी नई चीज़ें इंक्लूड की गई जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। अब क्या नई चीज़ें इंक्लूड की गई उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उन पे पेनल्टीज के कुछ प्रोविजन किए गए, और एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोविजन किया गया कि अब जैसे देखो कि कोर्ट तो है ही जहाँ पे कंज्यूमर्स, कोर्ट तो है ही जहाँ पे कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, उसके अलावा एक अनदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म जो है उससे रिलेटेड भी प्रोविजन किए गए। अब ये क्या है इसके भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं जो नए हैं, जो मेन है सीपीए 2019 के अंदर, अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब देखो, सबसे पहले हम कंज्यूमर का मतलब समझते हैं, कंज्यूमर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सीपीए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि कंज्यूमर कौन होगा। मतलब अब ये कंज्यूमर्स के राइट से रिलेटेड प्रोविजन करता है, तो ये बताएगा ना कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन माना जाएगा। तो कंज्यूमर कौन होगा? कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु बाय गुड्स एंड अवेल एनी सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, कि हर बंदा, हर पर्सन जो भी गुड्स या सर्विसेज खरीदता है, लेता है कंसिडरेशन के बदले में। बट इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा? वो पर्सन इंक्लूड नहीं होंगे जो पर्पज ऑफ रीसेल या कमर्शियल यूज के लिए खरीदते हैं। यानी कि अगर आप
सामान खरीद रहे हैं वापस से बेचने के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, तो आप कंज्यूमर ट्रीट नहीं किए जाओगे। उसके अलावा अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए, अपने फैमिली यूज़ के लिए अगर कोई सामान खरीद रहे हो, कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो आप कंज्यूमर ट्रीट किए जाओगे अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसकी डेफिनेशन जो दी गई है वो सेक्शन 27 में दी गई है, आपको सेक्शन भी याद रखना है, ठीक है, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 27 में। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब देखो, कोई भी पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज खरीदता है कंसिडरेशन के बदले में, पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए, बस सिर्फ रीसेल या कमर्शियल पर्पज से ना होना चाहिए। अब वो गुड्स को कैसे भी खरीद सकता है, फिजिकल भी खरीद सकता है, खुद स्टोर पे जाके खरीद सकता है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है। के अंदर सारी चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग से खरीदा है आपने, टेली शॉपिंग से या मल्टी लेवल मार्केटिंग से, किसी भी वे में आपने अगर कुछ भी सामान या सर्विसेज अवेल की है तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है, कुछ तरीके से जो भी अपने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म है वहाँ पर कंप्लेन फाइल कर सकता है। कि एक तो मतलब कि जैसे सामान खरीदा है तो एक कंज्यूमर तो कर ही सकता है कि भाई जिस कंज्यूमर ने सामान खरीदा उसके साथ सही नहीं हुआ, उसे सही से डीलिंग नहीं मिली, तो वो कंप्लेन कर सकता है। उसके अलावा और कौन कौन फाइल कर सकता है कंज्यूमर के बिहाफ पे, तो सबसे पहले कंज्यूमर तो कर ही सकता है। उसके अलावा एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, कि कंज्यूमर्स का एक वॉलंटरी पर्पज से कंज्यूमर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए या एक कंज्यूमर्स का कुछ ग्रुप बना रखा है, एसोसिएशन बना रखा है, तो वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है किसी कंज्यूमर के लिए। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है, या हमने बात की थी कि सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका काम ही है कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो ये भी फाइल कर सकती है कंप्लेन कंज्यूमर के बिहाफ पे। उसके अलावा वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमेरियस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। अब मान लो कि कोई भी चीज़ है जिससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं, तो उन मतलब जो कंज्यूमर्स हैं और वो अफेक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर अनफेयर किसी चीज़ से, तो उनमें से कोई भी या कुछ लोग मिलके, बहुत सारे लोग मिलके वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कंज्यूमर माइनर है, 18 साल से कम है, तो उसके पेरेंट्स या उसका लीगल गार्डियन जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो किसी हार्मफुल चीज़ से या किसी प्रोडक्ट से कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो ये पर्सन्स हैं जो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। याद रखना, आपको ऐसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कंप्लेन फाइल कौन नहीं कर सकता, तो आपको याद रखना कंज्यूमर कोई एसोसिएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, या अगर एक या दो से ज़्यादा कंज्यूमर है जिनका सेम इंटरेस्ट है वो फाइल कर सकते हैं, कोई माइनर है तो उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, और अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 6 राइट देता है कंज्यूमर्स को, तो वो राइट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है राइट टू बी प्रोटेक्टेड। राइट टू बी प्रोटेक्टेड का मतलब है कि कंज्यूमर्स का राइट है, एक तरीके से उसका अधिकार है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए? उसको प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि जो किसी प्रॉपर्टी को या उसकी लाइफ के लिए खतरा है, जो चीज़ें हजार्डियस हैं, जो नुकसान दे सकती है, उन गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स से की मार्केटिंग से उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये कंज्यूमर का राइट है। नेक्स्ट राइट है कंज्यूमर का राइट टू बी इन्फॉर्म। अब कंज्यूमर अगर कोई सामान खरीद रहा है तो उसकी क्या क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो प्योर है भी या नहीं, उसके क्या स्टैंडर्ड है, उसका क्या प्राइस है, इन सारी चीज़ों के बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है कि कंज्यूमर का अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू बी अश्योर्ड। कि राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब क्या है कि कंज्यूमर एक तरीके से अश्योर्ड हो कि मतलब जैसे राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब है कि कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस जो है, जहां तक पॉसिबल है कंज्यूमर्स के पास बहुत मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, और जो भी प्राइस है वो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है कोई सेलर, तो ऐसा नहीं होना, उसको कम्पिटिटिव प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। इसलिए जो बात करते हैं ना कि मोनोपोली नहीं क्रिएट होनी चाहिए, ये मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपटीशन एक्ट की बात करें तो। क्यों होती है ये? क्योंकि कंज्यूमर्स का एक तरीके से राइट है कि उसको बहुत किसी भी प्रोडक्ट्स की जहां तक पॉसिबल है, वेयर एवर पॉसिबल है, उसको बहुत सारी एक्सेस हो वैराइटीज ऑफ गुड्स की, वैराइटीज ऑफ सर्विसेज की एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो ये राइट देता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू बी हियर्ड। अब इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत होता है, कुछ इनएप्रोप्रिएट होता है, तो उसकी बात को सुनने का, उसकी कंप्लेन को सुनने का अधिकार है, मतलब कि उसकी कंप्लेन सुनी जानी चाहिए। ठीक है, तो राइट टू बी हियर्ड। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि अगर कंज्यूमर्स के कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से या कोई भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो उसको उसका मतलब एक तरीके से कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको रिड्रेसल यानी कि उसकी जो भी कंप्लेन है वो
सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो राइट टू सीक रिड्रेसल। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, कि टाइम टू टाइम हर चीज़ के बारे में कोई भी नई चीज़ आती है तो कंज्यूमर को उसके बारे में अवेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कंज्यूमर को अवेयर होने का अधिकार है, तो उसको ये अधिकार का मतलब कि उसको जानकारी या अवेयरनेस जो है वो दी जानी चाहिए टाइम टू टाइम। उसको कंज्यूमर एजुकेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है, कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाना चाहिए। एक तरीके से ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाए, या जो भी मतलब मतलब मार्केटिंग करने वाली जो कंपनीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवेयर करे कंज्यूमर्स को हर एक चीज़ के बारे में, या कंज्यूमर का एक तरीके से खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो तो ड्यूटीज़ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे राइट की बात की गई कि कंज्यूमर को अवेयर किया जाए जो भी मिसलीडिंग या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये 6 राइट हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। तो नया जो एक्ट है इसके अंदर एक प्रोविजन किया गया है एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। तो ये जो CCPA है ये किस सेक्शन के अंदर आती है? तो चैप्टर 3 जो 2019 जो एक्ट है CPA, उसके चैप्टर 3 के सेक्शन 10 to 27 तक जो प्रोविजन है वो किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से रिलेटेड। इसके अंदर मेंशन किया गया है कि जो एक तरीके से कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उनके कोई उससे रिलेटेड जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी जो है वो क्रिएट की जाएगी जिसका नाम होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी का क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि बनाया जाएगा कि ये कुछ मैटर्स जो है उनको रेगुलेट करेगी। कैसे मैटर्स को? कि अगर कंज्यूमर्स का राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए, या कोई मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये CCPA जो है वो क्रिएट की जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग की जाएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के चैप्टर 3 के सेक्शन 10 to 27 के अंदर जो प्रोविजन किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग की जाएगी। और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो CCPA के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगी। इसके अंदर एक चीफ कमिश्नर होगा और कुछ अदर मेंबर्स होंगे जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा ही। ठीक है, अब बात करें ये CCPA जो है इसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या काम होगा इसका? हम बेसिकली तो अपन बात कर ही ली कि इसको जो भी कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको प्रॉपर वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो। ठीक है, कोई भी अगर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो वो उनको रेगुलेट करे, ठीक है, उनको स्टॉप करे, और जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करे कि एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी की। तो सबसे पहले इसकी जो ड्यूटी है वो है प्रोटेक्ट, प्रमोट और इन्फोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स एज ए क्लास एंड प्रिवेंट वोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, यानी कि कंज्यूमर्स के राइट जो है वो उसको मिले। अब इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करना है उनके राइट की, भाई कहीं पे उनके राइट्स को हार्म ना हो, मतलब कि वोलेशन ना हो। उनको प्रमोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को उनके राइट्स अवेल हो, और अगर कहीं पे भी वोलेशन हो रहा है कंज्यूमर के राइट का तो उससे प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी मार्केटर, कोई भी सेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो कर रहा है तो उससे प्रिवेंट करने की ड्यूटी है सेंट्रल अथॉरिटी की। नेक्स्ट है इंश्योर दैट नो फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज मेड ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, की किसी भी गुड्स सर्विसेज की गलत एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने की ड्यूटी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। नेक्स्ट है इंश्योर दैट नो पर्सन टेक पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग, कि इस सेंट्रल अथॉरिटी की ही ड्यूटी है कि अगर कोई भी मिसलीडिंग वगैरह एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उसमें कोई पर्सन पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, तो एक तरीके से यही बात है जो सी पॉइंट में बोली गई है कि कोई भी गलत, फॉल्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उनको रोकने का जो काम है, जो ड्यूटी है वो सेंट्रल अथॉरिटी की है। कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है उनको रोकने की भी ड्यूटी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। तो ये बात हो गई CCPA के बारे में। इसके चैप्टर 3 और सेक्शन 10 to 27 तक इसके प्रोविजन है, ये याद रखना, फैक्चुअल बात है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। अब देखो इसके अंदर 3 काउंसिल हैं सेंट्रल, मतलब एक तरीके से एक तो सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मतलब के लिए एक तरीके से काउंसिल जो है वो क्रिएट की गई हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। तो अब ये काउंसिल्स का क्या काम होगा? तो एक तरीके से ये जो तीनों काउंसिल है ना, ये एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेंगी, मतलब गवर्नमेंट को कंज्यूमर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए या कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए एडवाइज करेंगी। ठीक है, तो इन अलग अलग होंगी ये तीनों, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है उसको सेटअप करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या होगी? एक एडवाइजरी काउंसिल होगी। अब एडवाइजरी काउंसिल का मतलब है कंज्यूमर्स से रिलेटेड मैटर्स पे एडवाइज करेगी एक तरीके से। अब इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन होंगे? इसके जो चेयरपर्सन है
वो होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर इन चार्ज है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, वो पर्सन इसका चेयरपर्सन होगा, हेड होगा। उसके अलावा कुछ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जिनका एक तरीके से कुछ रिलेशन है या जो रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को, वो इसके साथ में अपॉइंट किए जाएंगे। और ये जो काउंसिल है इसको मतलब वैसे तो इसकी मतलब वो है कि डिपेंड करता है इसकी जरूरत के हिसाब से इसकी मीटिंग्स होंगी कि कब कंज्यूमर्स से रिलेटेड कोई मैटर है या मीटिंग करनी है तो वो, बट एटलीस्ट हर साल एक मीटिंग होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, वैसे तो कितनी भी मीटिंग हो सकती है बट हर साल एवरी ईयर वन मीटिंग जो है वो एटलीस्ट होनी चाहिए। ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। नेक्स्ट आती है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो बनाएगी, और ये काउंसिल भी क्या करेगी, एक एडवाइजरी काउंसिल होगी, एडवाइस देगी कंज्यूमर से रिलेटेड मैटर्स में। और इसका जो चेयरपर्सन है वो होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर इन चार्ज है कंज्यूमर अफेयर्स का, वो इसका चेयरपर्सन होगा। उसके अलावा कुछ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करें इसकी मीटिंग की, तो इसकी मीटिंग भी जब जरूरत हो तब होगी, बट एटलीस्ट 2 मीटिंग हर साल होनी कंपलसरी है। ठीक है, और सेंट्रल की एटलीस्ट 1 मीटिंग और स्टेट की एटलीस्ट 2 मीटिंग इन एवरी ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है इसको भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेबलाइज करेगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाए। ये भी वैसे ही एक एडवाइजरी काउंसिल होगी, और इसका जो चेयरपर्सन है वो होगा कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो डीसी है वो इसका चेयरपर्सन होगा। ऐसे ही कुछ अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर भी अपॉइंट किए जाएंगे जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हो, और इसकी भी एटलीस्ट 2 मीटिंग जो है वो हर साल होनी चाहिए, बाकी जरूरत के हिसाब से कितनी भी हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस, नए प्रोविजंस जो ऐड किए गए हैं सीपीए एक्ट के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी कि एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया सीपीए 2019 के अंदर। तो ये क्या है, यही है मीडिएशन सेल। मीडिएशन सेल, अब देखो जो कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट के जो फॉर्म है, ठीक है, जो हम बात करेंगे आगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है और एक नेशनल लेवल पे है, कि जहाँ पर कंज्यूमर्स की जो भी कंप्लेन वगैरह है वो जो भी झगड़े हैं उनके सॉर्ट आउट के लिए ये अलग अलग फॉर्म है। अब ये तो एक तरीका हो गया या एक रास्ता हो गया जहाँ पे कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सकता है। उसके अलावा एक अल्टरनेट जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो बनाया गया मीडिएशन सेल के थ्रू। अब इसमें क्या किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाएगी स्टेट लेवल पे, जो स्टेट कमीशन के साथ होगा, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ अटैच करके कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाएगी। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो नेशनल कमीशन है, ठीक है, नेशनल कमीशन है, उसके साथ अटैच करके एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाएगी। और कोई भी डिस्प्यूट है तो वो मीडिएशन सेल में जाएगा पहले, मतलब अगर जो पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि भाई वो कोर्ट में ना जाके मीडिएशन सेल में ही अपना शॉर्ट आउट करें, तो वहाँ मीडिएशन सेल में जाएंगी। और अगर वहाँ पे उनका एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो जो भी उनका डिस्प्यूट है वो रिजोल्व हो जाता है, तो वहाँ से ही मतलब उनका रिजोल्व हो जाएगा और वहीं जो मीडिएशन सेल की डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर वो जो भी अलग अलग कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है या स्टेट कमीशन है या नेशनल कमीशन है, वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो नेशनल कमीशन के अटैच में एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाए। ठीक है, और जहाँ पर जो पार्टीज का एग्रीमेंट है, मतलब जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जाए। और अगर कोई एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाती हैं पार्टीज, तो फिर वो जो सेटलमेंट है वो पर्टिकुलर जो भी रिस्पेक्टिव कमीशन है उसमें कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड, जहां पर मीडिएशन सेल जो है, कंज्यूमर मीडिएशन सेल जो है वो अटैच किए जाएंगे कमीशन के साथ। ठीक है, मतलब एक तरीके से अटैच किए जाते हैं कमीशन के साथ। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात की थी हमने प्रोडक्ट लाइबिलिटी की। ये भी एक नया कंसेप्ट जो है, मतलब एक नई प्रोविजन जो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड वो इंट्रोड्यूस किए गए। अब ये जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी है इसका सेक्शन है सेक्शन 234। क्या है ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी? अब देखो, प्रोडक्ट लाइबिलिटी में बताया गया कि जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज का मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है उसकी लाइबिलिटी होगी कि अगर उसके प्रोडक्ट से, उसकी सर्विसेज से किसी कंज्यूमर का कोई नुकसान हुआ है या कुछ डैमेज हुआ है तो वो उसका जो डैमेज है उसको फुलफिल करे। ठीक है, उसकी जो भी डैमेज है, जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करे। तो यही प्रोडक्ट लाइबिलिटी है कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है कि इसके अंदर एक तरीके से प्रोविजन किए गए कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कंपनसेट फॉर हार्म कॉज्ड टू ए कंज्यूमर बाय सच डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड और बाय डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। कि ये मैन्युफैक्चरर की, प्रोडक्ट सेलर की या सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर उसके प्रोडक्ट्स की वजह से किसी कंज्यूमर को नुकसान हुआ है तो वो उसकी भरपाई करे। ठीक है, उसकी जो भी डैमेज है उसकी फुलफिल करे। ये है प्रोडक्ट लाइबिलिटी।
नेक्स्ट हमने बात की थी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड किया गया है, उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो वो क्या है, तो इसका जो सेक्शन है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का वो है सेक्शन 247, याद रखना है सेक्शन 247। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब देखो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नाम से ही हो रहा है कि ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो फेयर नहीं है, जो गलत है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा कोई मैन्युफैक्चरिंग या ऑफरिंग है स्पूरियस गुड्स की और एंड अडोप्टिंग डिसिप्टिव प्रैक्टिसेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कि कोई खराब चीज़ें जो हैं या कोई खराब सर्विसेज जो हैं वो ऑफर की जा रही हैं, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा। उसके अलावा नॉट इशूइंग प्रॉपर कैश मेमो और बिल, यानी कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, तो आपको बिल नहीं दे रहा है दुकानदार, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंसीडर की जाएगी। उसके अलावा रिफ्यूजिंग टू विदड्रॉ एंड टेक बैक और डिसकंटिन्यू डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर आपको कोई खराब सर्विस मिल रही है या कोई खराब प्रोडक्ट मिला है और आप विद इन अ टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट होती है 30 डेज की, उनके अंदर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं और वो मना कर रहा है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंसीडर की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर टू एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर किसी कंज्यूमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो मिसयूज की जा रही है, उसको किसी दूसरे पर्सन, थर्ड पार्टी के साथ उसको डिस्क्लोज किया जा रहा है, जो कि जिससे मतलब लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो कि गलत है, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है द रिपील ऑफ एक्ट 1986 डिड नॉट इंक्लूड ऑनलाइन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट वर एडेड इन 2019, कि जो ऑनलाइन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, देखो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो थी 1986 में, लेकिन अगर ऑनलाइन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जा रही है तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंसिडर की जाएगी अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये सारी चीजें आएंगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर, ये याद रखना है आपको। ऐसे इनको 4-5 ऑप्शन देके एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि इनमें से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके अकॉर्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन सी नहीं है या कौन सी है, एक देके बाकी 3 गलत देके, तो ऐसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन की, कि जो डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म है उनके क्या सिस्टम है, उनके अंदर क्या क्या प्रोविजन है। तो 3 लेवल पे है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है और एक नेशनल लेवल पे है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म, एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म। अब देखो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म होगा, जहां पर जो भी कंज्यूमर है, जो भी कस्टमर्स हैं जिनकी कंप्लेन है, वो लेके जा सकते हैं अपने डिस्प्यूट्स को रिजोल्यूशन के लिए। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होगा और इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा सबसे पहले, और जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसकी क्वालिफिकेशन होगी कि वो एक डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का हो, यानी कि या तो वो डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट जज हो या उसकी उस जैसी सेम क्वालिफिकेशन हो उसकी। ठीक है। या वो पहले रहा हो। ठीक है। हु इज क्वालिफाइड और हैज बीन क्वालिफाइड फॉर ए डिस्ट्रिक्ट जज, वो इसका प्रेसिडेंट होगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म का। उसके अलावा 2 अदर मेंबर्स होंगे। अब ये 2 अदर मेंबर्स कौन होंगे, ये वो बंदे होंगे, वो पर्सन्स होंगे जिनको इकोनॉमिक्स लॉ या कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है। वो जो है वो 2 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर, और इनमें से एक पर्सन जो है वो वुमेन होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि फीमेल होनी चाहिए, उनमें से एक मेंबर, और एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर होंगे। ये स्ट्रक्चर होगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म का। उसके बाद आता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म। तो इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट होगा, और ये जो प्रेसिडेंट है वो उसकी क्वालिफिकेशन एक हाई कोर्ट के जज के लेवल की होनी चाहिए। ठीक है। कि वो पर्सन जो है वो या तो एक जज रहा हो हाई कोर्ट का, या फिर एक तरीके से मतलब या तो हो वो जज, और या फिर वो पहले से रहा हो जज। ठीक है। और अब ये जो प्रेसिडेंट है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म के अंदर, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो इसकी अपॉइंटमेंट जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उन चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन के साथ, ठीक है, उनकी एडवाइस के साथ एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ जो प्रेसिडेंट है स्टेट रिड्रेसल फॉर्म का वो अपॉइंट किया जाएगा। उसके अलावा 2 अदर मेंबर, यहाँ पर 2 अदर मेंबर नहीं आएंगे, इसके अंदर 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। एक प्रेसिडेंट, उसके अलावा 4 अदर मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे। अब ये 4 अदर मेंबर वही होंगे जिनको इकोनॉमिक्स लॉ या कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, और इनमें से एक जो है वो वुमेन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म की। तो इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा और 4 अदर मेंबर होंगे। प्रेसिडेंट जो कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज के लेवल का होना चाहिए। ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन उस लेवल की होनी चाहिए। और इसको मतलब इनको, ये जो प्रेसिडेंट है इनको कौन अपॉइंट करेगा या किनकी कंसल्टेशन के साथ, तो इनको जो CJI है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी कंसल्टेशन या उनकी एडवाइस के साथ इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। और 4 अदर मेंबर वहीं जिनको इकोनॉमिक्स लॉ या कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है वो, और उनमें से 1 जो है वो फीमेल होंगी। तो ये स्ट्रक्चर होगा तीनों जो रिड्रेसल फॉर्म है उनका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। नेशनल में और स्टेट में याद रखना है एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर, और डिस्प्यूट में सिर्फ एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स। और जो वुमेन है वो तीनों में ही कंपलसरी है कि एक वुमेन होनी चाहिए एटलीस्ट।
अब बात करते हैं कि एरिया कितना कवर होगा, मतलब कि इनका जो प्यूकेनरी जुडिक्शंस है वो कितना कितना आएगा तीनों टायर का। तो एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो अगर जो कंप्लेन है वो 50 लाख रुपए से रिलेटेड, मतलब 50 लाख तक की लिमिट से रिलेटेड अगर किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, ठीक है। अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक के बीच का मैटर है तो वो जाएगा स्टेट कमीशन के पास, और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का मैटर है तो वो जाएगा नेशनल कमीशन के पास। तो ये इनकी लिमिट्स हैं तीनों टायर की, प्यूकेनरी जुडिक्शन की जो लिमिट है, यानी कि कंप्लेन जो है वो कौन से कमीशन के पास जाएगी उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर कोई चीज़ें रह गई हो या कोई भी किसी भी पॉइंट के अंदर डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।